गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राज डिफेंस एकेडमी में आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अपने अपनी जगह पर स्वच्छ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हरियाणा जीके की जो क्लास चल रही है अपनी, उनमें अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों आज कुछ अलग से पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट हरियाणा जीके में। इससे पहले हम कौन कौन सा टॉपिक क्लियर कर चुके वो एक बार फिर बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। उसके बाद हमने पढ़ा आर्यों का आगमन, जिसे हम कहते हैं वैदिक काल में हरियाणा। उसके बाद जो हमने पढ़ा कल, वो हमने ये गुप्त वंश के बारे में कुछ पढ़ा था। और उस वंश के बाद में जो हम अब पढ़ते हैं वो इस वंश के कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। लगभग इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर इस टॉपिक से आता है तो इन्हीं जगहों से क्वेश्चन मिलेगा आपको। कंप्रेस करके एक अच्छा टॉपिक आपके सामने पेश है आज, जो कि हम पढ़ेंगे अब हरियाणा में गुप्त काल। अब गुप्त काल के बारे में आपको पता होगा कि गुप्त वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। इन्हीं के वंश में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसी वंश में एक महत्वपूर्ण इसके, जिसने अपना साम्राज्य को बहुत सुदृढ़ तरीके से विस्तृत किया था, वो एक प्रतापी शासक हुए, वास्तविक संस्थापक कहलाए समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया। नेपोलियन क्यों कहा गया? क्योंकि आर्यवर्त क्षेत्र में उसने 9 राजाओं को परास्त किया था और 12 राजाओं को दक्षिणावर्त क्षेत्र में परास्त किया। आर्यवर्त मतलब 9 राजाओं को उत्तर भारत में परास्त किया और 12 राजाओं को उसने दक्षिण भारत में परास्त किया, इसलिए उसको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं उसी के समकालीन हरियाणा के। तो हरियाणा से प्राप्त जानकारी कहाँ से मिलती है? अब हमें यहाँ पर कुछ स्रोत बताते हैं, ऐतिहासिक स्रोत। उनको हम पढ़ते हैं अभिलेख के आधार पर। कुछ अभिलेख मैंने कल वाली क्लास में भी बताए थे आपको कि प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख किसका था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन का था। कौन सा अभिलेख था? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। प्रयाग किस शब्द का अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है प्रयाग का? 2 नदियों का संगम। प्रस्तुति का मतलब प्रशंसा करना और अभिलेख का मतलब अभिलेखागार, कुछ लिखना, लिखकर उसकी प्रशंसा करना, उस जगह के बारे में बताना। तो ये जो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख था ये हरिसेन का था। अब हरिसेन ने ना कि सिर्फ समुद्रगुप्त के प्रशंसाओं का वर्णन किया है, बल्कि क्योंकि इनका जो राजकाज था वो संपूर्ण भारत का था, तभी तो ये नेपोलियन था। तो इसने जिन जिन जगहों की जानकारी दी है अपने इस अभिलेख में, उन जगहों में क्या हरियाणा का वर्णन मिलता है? हाँ मिलता है। इसीलिए हमने प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख को कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा महाभाष्य अभिलेख। महाभाष्य अभिलेख किसका था? पुष्यमित्र शुंग का था, उसके दरबारी कवि का था। एक हमने पढ़ा अष्टाध्यायी पतंजलि का था। क्यों? क्योंकि वहां से हमें पिंजौर या पंचकुला के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए हमें वो अभिलेख पढ़ने पड़े। अब हम पढ़ते हैं गुप्तकालीन अभिलेख, या कुछ एक दो इनमें कंप्रेस करके मैंने लिखे हैं मौर्योत्तर काल के भी, कि मौर्य काल से कौन से अभिलेख मिले हमें और गुप्त काल से कौन से अभिलेख मिले। वही अभिलेख जो हमें हरियाणा के बारे में भी जानकारी देते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जो महत्वपूर्ण अभिलेख में जो सबसे पहला अभिलेख आता है हमारा, वो आता है गुजरी महल अभिलेख। सभी ने पता होगा कि गुजरी महल अभिलेख, कि गुजरी महल कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका पेपर में कि गुजरी महल है हिसार में। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। उसके बाद ये हिसार में स्थित है गुजरी महल। अभिलेख भी ये कहाँ पे है? इस महल में स्थित है। एक स्तंभ है गुजरी महल में, उस स्तंभ पे 8 छोटे छोटे अभिलेख खुदे हुए मिले हैं। अब इन 8 अभिलेखों से क्या मतलब है? कि इनका तात्पर्य है कि 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों का वर्णन मिलता है यहाँ से। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि 8 जगहों से, विभिन्न दिशाओं से आने वाले यात्रियों का या सूफी संतों का वर्णन मिलता है यहाँ से। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये जो स्तंभ के ऊपर 8 छोटे छोटे अभिलेख हैं, ये अभिलेख हमने कहा, लेकिन ये साक्ष्य कौन से हैं? ये मर्दभांड हैं, मतलब मिट्टी के बने बर्तन हैं ये, कि 8 छोटे छोटे बर्तनों को ऊपर नीचे करके ऐसे स्तंभ में जड़वा दिया और हमने वो एक अभिलेख कह दिया। तो जो मैक्सिमम इतिहासकार जो इसकी पुष्टि कर पाए, उनके मत को मान लिया गया और उन्होंने कहा कि 8 जो ये अभिलेख हैं, ये विभिन्न जगहों से आने वाले 8 भागवतों का उल्लेख देते हैं हमें। तो ये था हमारा गुजरी महल अभिलेख। कहाँ पे है? हिसार में। हिसार को किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश के प्रसिद्ध शासक फिरोज शाह तुगलक।
पूरे कंप्लीट भारत में 300 नगरों से भी ज़्यादा नगर बसाने वाले, और ऐसे ही ये जाने जाते हैं कि कोई विवाह करके अपना साम्राज्य को बढ़ा रहा था, अपने राज्य के विस्तार को बढ़ा रहा था, कोई युद्ध करके जीत कर, कोई घोड़े को दौड़ाकर, अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं जिसको हम, और कोई शासक जो होता था वो नगरों को स्थापित करके अपनी सुदृढ़ता राज्य की, विस्तार के राज्य को बढ़ा रहा था। उन्हीं में से एक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने नए नए नगरों की स्थापना करके अपने राज्य का विस्तार किया, और हमारे हरियाणा में फतेहाबाद और हिसार इसके प्रमुख उदाहरण मिलते हैं हमें। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि नचारखेड़ा का अभिलेख। दूसरा जो महत्वपूर्ण अभिलेख है अपना, वो है नचारखेड़ा अभिलेख। नचारखेड़ा अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? ये अभिलेख भी गुप्त कालीन के समवर्ती है। कि किस काल से संबंधित है नचारखेड़ा अभिलेख? गुप्त काल से संबंधित है। हमें कहाँ से मिला है ये अभिलेख मिला है हमें जींद से। और जो नचारखेड़ा अभिलेख बताया मैंने सॉरी, ये कहाँ पे है? जींद में। जो नचारखेड़ा अभिलेख है, इससे क्या जानकारी मिलती है दोस्तों हमें? इससे ये जानकारी मिलती है कि राम, सीता और लक्ष्मण, इन तीनों का संवाद दिखाया गया है। किसके साथ? जटायु के साथ। इस पे एक चित्र छपा हुआ है। इस अभिलेख पर एक पत्थर मिला है हमें जींद से, जिस पर एक चित्रित है चिन्ह। उस पे वो क्या दर्शाता है हमें कि राम, लक्ष्मण और सीता जटायु के साथ में वार्ता कर रहे हैं। तो ये अभिलेख हमें कहाँ से मिला? नचारखेड़ा अभिलेख बोलते हैं इसको। एक बार पेपर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि नचारखेड़ा अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? जींद से। और इस अभिलेख की कुछ ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तोसाम अभिलेख। तोसाम अभिलेख कहाँ पे है? ये है हमारा भिवानी में। भिवानी में जो अरावली पर्वत की जो शाखाएं हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनमें स्थित जगह है तोसाम। तोसाम की बारादरी पढ़ते हैं हम, तोसाम की बावड़ी। तोसाम कहाँ पे है? ये भिवानी में, तहसील है भिवानी की तोसाम। यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है इस अभिलेख से? कि विष्णु भगवान का एक मंदिर की जानकारी मिली यहाँ से। सिर्फ जानकारी मिली, विष्णु भगवान का मंदिर नहीं मिला यहाँ से, कि विष्णु भगवान के मंदिर की जानकारी मिलती है हमें तोसाम अभिलेख से। और तालाब बनवाने का वर्णन मिलता है इस अभिलेख से। इस बात से क्या तात्पर्य है कि तालाब बनवाने का वर्णन मिलता है, मतलब कि इस अभिलेख पर कुछ ऐसा लिखा गया है कि गुप्त शासक थे जो, उन्होंने हरियाणा में कभी कोई तालाब बनवाया होगा। ये वर्णन मिलता है हमें तोसाम अभिलेख से। नेक्स्ट अभिलेख पढ़ते हैं हम पिंजौर अभिलेख। पिंजौर अभिलेख कहाँ से मिला हमें? ये पंचकुला से, क्योंकि पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में। तो पंचकुला से हमें एक अभिलेख मिला। किसने खोज की इस अभिलेख की? किसके द्वारा मिला ये मिला हमें कनिंघम द्वारा। अगर कनिंघम के बारे में आपको पढ़ना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाइए और हड़प्पा सभ्यता का जो लेक्चर डाला मैंने 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2, उसको देखिए, आपको कनिंघम की बेस्ट जानकारी मिलेगी। जो कनिंघम था ये इस समय का तात्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष खोजे गए थे हमारे 1921-1922 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी द्वारा, उनमें जो पुरातात्विक विभाग के जो मुख्य अधिकारी होते हैं उनमें से एक ये भी शामिल था। और ये जो था, जो कनिंघम, इसने जो ट्रेन की जो लाइन बिछाने का जो कार्य था वो इनके अंतर्गत में था। जो खुदाई का कार्य हुआ, कुछ साक्ष्य मिले इन्हें कि जिनके बारे में कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो इन्होंने पुरातात्विक संग्रहालय में रखवा दिए, और कुछ अवशेष जो हमें आज भी मिल रहे हैं वहाँ से। तो जो कनिंघम ने पिंजौर के अभिलेख की खोज की, पिंजौर की, तो इसका जो क्या जानकारी मिली हमें? इस अभिलेख से हमें जानकारी ये मिली कि पिंजौर का पुराना नाम पंचमपुर था। सिर्फ यही एक जानकारी देता है पिंजौर का अभिलेख, कनिंघम द्वारा खोजा गया, कि पिंजौर का पुराना नाम कभी पंचमपुर रहा होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोहनबाड़ी अभिलेख। जो मोहनबाड़ी अभिलेख है ये कहाँ से मिला है हमें? ये मिला है झज्जर से। और झज्जर से हमें जो मोहनबाड़ी अभिलेख मिला है ये हमें जानकारी क्या देता है कि गुप्त काल में यहाँ एक विष्णु मंदिर था। मतलब कि विष्णु मंदिर की जानकारी मिलती है हमें कि एक मंदिर था विष्णु भगवान का। किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अग्रोहा अभिलेख।
जो अग्रोहा अभिलेख है ये कहाँ पे है? ये भी अग्रोहा नामक जगह हिसार में है। पुराना नाम इसका अग्रोध का था। जो इसको हमने हरियाणा के गणराज्य काल में भी पढ़ा था और यहाँ से हमें एक अभिलेख मिला है। उस अभिलेख से, अभिलेख कह लो या एक साक्ष्य कह लो इसको, हमें एक ईंट मिली है यहाँ से और उस ईंट पर 7 सुरों का वर्णन मिलता है हमें। तो 7 सुरों वाली ईंट हमें कहाँ से मिली है? हमें अग्रोहा से मिली है और इसको हमने एक अभिलेख मान लिया। कहाँ पर रखवा दिया इसको? पुरातात्विक संग्रहालय में। और अग्रोहा का वर्णन हमें गणराज्य काल में भी मिलता है कि जो अग्रोहा था यहाँ पर गणराज्य काल में अग्रगण था। यहाँ पर क्या था? अग्रगण, जिसको महाराजा अग्रसेन ने बसाया था और इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी अग्रगण की अग्रोहा। ठीक है दोस्तों, किससे वर्णन मिलता है हमें? प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में हमें ये वर्णन मिलता है अग्रोहा का कि जो अग्रगण था, योद्धाओं का और कुषाणों का जो युद्ध हुआ था उसमें योद्धाओं का साथ दिया था अग्रगण ने और योद्धे उस युद्ध को जीते थे। और उस जीत के उपलक्ष्य में जो योद्धाओं ने अपनी एक सिक्के जारी किए थे, अपनी एक मुद्रा जारी की थी, जिनके ऊपर लिखा हुआ था, उसने क्या लिखवाया कि योद्धे गणेश जय और योद्धे बहुधानक। उसके बाद हम पढ़ते हैं टोपरा का अभिलेख। ये जो है समकालीन 3 अभिलेख जो हम पढ़ेंगे, 1, 2 और ये तीन पढ़ते हैं हम मौर्योत्तर काल से रिलेटेड, कि उस काल के समकालीन जो अभिलेख थे वो 3 अभिलेख हमें जो हरियाणा की जानकारी देते हैं वो ये 3 अभिलेख हैं। उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोपरा अभिलेख। अब ये जो टोपरा अभिलेख है ये किसके काल का है? किसके द्वारा बनवाया गया था टोपरा अभिलेख? अशोक द्वारा निर्मित टोपरा अभिलेख एक स्तंभ है ये टोपरा में। और अशोक द्वारा निर्मित 2 ऐसे स्तंभ हैं, एक तो टोपरा में और दूसरा मथुरा में, जिन दोनों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था। तो टोपरा कहाँ पे है? अगर हम तात्कालीन दृष्टि से देखें कि पुरानी दृष्टि से देखें तो ये एरिया पड़ता है अंबाला का, लेकिन वर्तमान की स्थिति अगर हम देखें तो ये पड़ता है टोपरा गांव यमुनानगर में। तो यमुनानगर में हमें जो ये अभिलेख मिला है, किसके समकालीन अभिलेख है? अशोक के समकालीन अभिलेख है। ये एक स्तंभ है। किस लिपि में खुदवाया गया इस अभिलेख को? इस अभिलेख पे जो जानकारी मिली है हमें, वो मिली है हमें ब्राह्मी लिपि में। मतलब कि जो ब्राह्मी लिपि थी ये, अब यहाँ से अंदाजा लगाएंगे अशोक और ब्राह्मी लिपि ये मौर्य काल से संबंधित। तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1453 ईस्वी में इसको दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। सिर्फ इसी अभिलेख को नहीं, एक अभिलेख और पढ़ते हैं साथ में हम, मथुरा का अभिलेख। मथुरा और टोपरा इन दोनों को कहाँ पर स्थानांतरित किया गया? दिल्ली में सल्तनत काल में। और जो फिरोज शाह तुगलक था इसमें यमुनानगर से इसने इस अभिलेख को उठाया, इस स्तंभ को उठाया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सूद अभिलेख। ये जो सूद अभिलेख है ये भी मौर्योत्तर काल के समकालीन है। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इसकी खोज के बारे में कि सूद अभिलेख है जो ये किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन कोटले द्वारा। कैप्टन कोटले द्वारा ये खोजा गया। कुछ इतिहासकार इसको बताते हैं कि ये हमें सहारनपुर से मिला सूद अभिलेख, और कुछ इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि ये यमुनानगर के पास से मिला। अब दोनों बातें सेम ही हैं कि यमुनानगर के साथ में सीमा लगती है, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर और यमुनानगर दोनों पास पास में हैं, दोनों एक दूसरे जिले सीमा बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। तो यमुनानगर के पास कह लो चाहे इसको सहारनपुर कह लो, एक ही बात है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सूद अभिलेख खोजा किसने? ये खोजा कैप्टन कोटले ने। कैप्टन कोटले ने जब बताया इसको कि ये मौर्यकालीन अभिलेख है, और यहाँ से जो हमें जानकारी मिली कि पहली बार हमें हिंदी के व्याकरण की जानकारी मिली किसी अभिलेख से, तो वो था सूद अभिलेख। व्याकरण के 12 खड़ी का वर्णन मिलता है हमें यहाँ से सूद अभिलेख से। कुछ इस अभिलेख मिला जो खुदाई के दौरान यहाँ पर सहारनपुर से और कैप्टन कोटले के नेतृत्व में एक खुदाई हुई थी। कुछ यहाँ से सिक्के भी मिले और कुछ यहाँ से मर्द भांड भी मिले। सिक्के मिले, वो सिक्के भी मौर्यकालीन सिक्के थे।
जो मर्द भांड मिले हमें, वो हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियो में भी देखना आप, कि चित्रित दूसरे मर्द भांड मिले थे हमें कि मिट्टी के बर्तन धुएं के आकार के बने हुए। कहाँ से मिले थे हमें? भगवानपुर, दौलतपुर, थानेसर और सूद से, और कुछ सिक्के भी मिले थे हमें यहाँ से। उसके बाद लास्ट अभिलेख जो हम पढ़ते हैं, करनाल अभिलेख। करनाल अभिलेख को एक बार एचएसएससी में पेपर में पूछा गया है कि तालाब निर्माण की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है। सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया कि तालाब बनाने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? करनाल अभिलेख से। इतिहासकार आज भी इस अभिलेख को पढ़ नहीं पाए हैं और ना समझ पाए हैं। एक अंदाजा लगाया गया खाली इस अभिलेख से कि करनाल से एक अभिलेख मिला था, जिसको पुरातात्विक संग्रहालय करनाल में रखवा दिया गया, कि क्या जानकारी मिली? तालाब बनवाने की जानकारी मिलती है हमें यहाँ से। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यही क्लास नहीं, जो हमारी समवर्ती जो क्लासें चल रही हैं, हरियाणा जीके की, नेशनल जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और मैथ की, अगर सभी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद कुमार आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल राज डिफेंस एकेडमी पर। आई होप दोस्तों आप अपनी जगह पर स्वच्छ होंगे। हरियाणा जीके का नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने मैं लेके आया हूँ, उसका नाम है हरियाणा में मध्यकालीन भारत के समकालीन जो विद्रोह हुए, युद्ध हुए, उन युद्धों के बारे में हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है हमेशा एक। और इसके बाद जो 1857 की क्रांति है, उसके ऊपर हम एक इतिहास का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और 1857 की क्रांति को हम करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड। 2 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे हरियाणा में 1857 का संघर्ष, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रियासतों की बगावत। तो उससे पहले जो प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत के इतिहास के समकालीन जो हरियाणा में जो युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बारे में हम एक बार देखते हैं परिचय से। तो सबसे पहला जो हम हरियाणा में कोई युद्ध पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम दसराज्य युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ते हैं हम? दसराज्य युद्ध। जो दसराज्य युद्ध था, ये हमें ये वर्णन नहीं देता है कि ये युद्ध कब लड़ा गया था, लेकिन हम इसको पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मानते हैं कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका हमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें इसका वर्णन मिलता है। किसका? दसराज्य युद्ध का। और दसराज्य जो युद्ध था, ये हुआ था परूषणी नदी के तट पर। परूषणी नदी के तट पर, परूषणी नदी के तट पर हुआ था, जिसको वर्तमान में हम रावी नदी भी बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कि परूषणी नदी का, रावी नदी का पुराना नाम परूषणी नदी, और परूषणी नदी को वर्तमान में कौन सी नदी बोलते हैं हम? रावी नदी बोलते हैं। किस किस के बीच हुआ था ये? 10 राजाओं के सम्मुख, 10 जन जो थे उनके खिलाफ, 10 राज्य मतलब कि 10 राजा वर्सेस सुदास। सुदास के बीच में और 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था। इन 10 राजाओं का जो एक सेनापति था, वो था विश्वामित्र। इनके बीच में, विश्वामित्र और सुदास के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था और ये 10 जन हार गए थे। तो इस युद्ध की जानकारी मिलती है हमें प्राचीन हरियाणा के इतिहास से। फिर हम बढ़ते हैं मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास में। मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास के संदर्भ में हमें जो जानकारी मिली है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस युद्ध को? पुलकेशियन द्वितीय के साथ में। पुलकेशियन द्वितीय के साथ में वर्सेस हर्षवर्धन। कि हर्षवर्धन का और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था। एक कब हुआ था? 644 ईस्वी में। और 644 ईस्वी में ये कहाँ पे हुआ था? ये नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर। और इस युद्ध की हमें जानकारी देता है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। और जो ये युद्ध हुआ था, इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी और पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। इसके बाद जो हम मध्यकालीन हरियाणा के इतिहास में ही जो हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम तीसरा तराइन का पहला युद्ध।
1191 में। जो तराइन जो जगह है इसको वर्तमान में क्या नाम से जानते हैं हम? तरावड़ी। तो तरावड़ी का पहला युद्ध या तराइन का पहला युद्ध, तरावड़ी कहाँ पे है? करनाल में। तराइन का पहला युद्ध हुआ था ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजयी हुआ था और मोहम्मद गोरी हार गया था। उसके बाद हम अगला युद्ध पढ़ते हैं हम तराइन का दूसरा युद्ध या तराइन का दूसरा युद्ध। कब? 1192 में। किस किस के बीच में हुआ था ये? कहाँ पे है तराइन? वही तरावड़ी। कहाँ पे? करनाल में। दूसरा युद्ध 1192 में, एक साल के बाद ही वही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं युद्ध, उसके बाद हम पढ़ते हैं पानीपत का पहला युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट। पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और 1526 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ था ये? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी और मुगल वंश की नींव रखी थी बाबर ने भारत में। और इब्राहिम लोदी जो मरा, कोई भी मुस्लिम शासक जहां पर मरा उस जगह पर उसका मकबरा बनाया गया। तो हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? मकबरा इब्राहिम लोदी का मकबरा है पानीपत में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक इससे पहले 1230 में और देखा हमने, 1230 में रजिया सुल्तान की हत्या। दिल्ली सल्तनत की पहली या भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान 1230 में हरियाणा के कैथल में डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की हत्या। और रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। उसके बाद हम पढ़ते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध, जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ये लड़ा गया 1556 में। किस किस के बीच में? अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध। अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ और हेमचंद्र हेमू इस युद्ध में हार गया। हेमचंद्र हेमू कहाँ का शासक था? दिल्ली सल्तनत का शासक था, रेवाड़ी का रहने वाला था, कुतुबपुर गांव से इसका संबंध था, हेमचंद्र हेमू। उसके बाद हम पढ़ते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में। मराठों की इस युद्ध में हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की इस युद्ध में जीत हुई थी। मराठों का नेतृत्व किसने किया था? कंप्लीट मराठों का सदाशिवराव भाऊ ने। तो ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध हैं हमारे मध्यकालीन भारत तक। उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे, जो टॉपिक पढ़ेंगे, जहां से भी कोई भी वर्णन मिलेगा आपको उसी जगह पर बता दिया जाएगा। सबसे पहला हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित 10 राज्य युद्ध, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका हमें वर्णन मिलता है। परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। परूषणी नदी को वर्तमान में हम बोलते हैं रावी नदी। और 10 राज्य युद्ध कहा गया इसको कि 10 राजाओं, 10 जनों और सुदास के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इन 10 जनों का जो सेनापति था वो था विश्वामित्र। विश्वामित्र और राजा सुदास के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ और विश्वामित्र की हार हुई, 10 जनों की हार हुई।
उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा युद्ध कौन सा, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, कि हर्षवर्धन आर्यवर्त क्षेत्र का शासक था। दक्षिणावर्त क्षेत्र में इसने अपने साम्राज्य के विस्तार की सोची और इसका सामना होता है राष्ट्रकूट वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से। और पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हुआ 644 ईस्वी में। हर्षवर्धन इस युद्ध में पराजित हुआ और पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में विजयी हुआ। ए होल अभिलेख जो कि गुजरात के किन्नौर गांव से मिला हमें, नर्मदा नदी के तट पर, ये अभिलेख ये जानकारी देता है कि ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था और 644 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध को जीतता था। उसके बाद पढ़ते हैं हम 1230 में रजिया सुल्तान की हत्या कैथल में डाकुओं द्वारा। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। कैथल में डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या हुई और रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है, कैथल में। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध पढ़ा हमने 1526 ईस्वी में, किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया। तो पानीपत में इब्राहिम लोदी का मकबरा है। उसके बाद हमने पढ़ा पानीपत का दूसरा युद्ध। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था ये 1556 में अकबर और हेमचंद्र हेमू के बीच में। अकबर इस युद्ध में विजयी हुआ, हेमचंद्र हेमू इस युद्ध में हार गया, मारा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ा हमने 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों का नेतृत्व किया था इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ ने और मराठों की इस युद्ध में हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत गया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के दो युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। ये दोनों लड़े गए थे तराउड़ी में और तराउड़ी है करनाल में और तराउड़ी का पुराना नाम था तराइन, इसलिए इस युद्धों का नाम रख दिया गया तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। कौन जीता इसमें, मोहम्मद गोरी जीता 1191 तराइन के पहले युद्ध को, सॉरी पृथ्वीराज चौहान जीता तराइन के पहले युद्ध को। 1192 में तराइन का या तराउड़ी का दूसरा युद्ध, कौन विजयी हुआ इस युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में विजयी हुआ। इसके बाद में मोहम्मद गोरी का एक और युद्ध पढ़ते हैं हम इस इतिहास की दृष्टि से, चंदावर का युद्ध। तो इसके बाद जो कोई भी युद्ध आएगा वो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास भी, ये युद्ध है ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई है ये क्लास आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।